नमस्कार सभी लेखक गण और कलाकार समूह, आपका स्वागत है प्रयाग शुक्ल जी पर चल रहे एकाग्र की इस 9वीं कड़ी में। मित्रों, आज हमारे साथ इस 9वीं कड़ी में जाने माने कलाकार और लेखक सीरज सक्सेना जी जुड़े हुए। आप सभी मित्रों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत। मित्रों, ये दोनों ही व्यक्तित्व कई स्तरों पर एक गहरे अपनत्व के भाव से भरे हुए। वह बात शब्दों की हो, शिल्प की हो, चित्रों की हो, हम देखते हैं कि कई कई स्तरों पर प्रयाग शुक्ल जी और सीरज सक्सेना जी साझेदारी करते हैं और यह साझेदारी बड़ी अमूल्य है, महत्वपूर्ण है। इसमें पीढ़ियों की भी साझेदारी है और साहित्य और कला की। ऐसे कई प्रसंग आज हम सीरज जी की ओर से सुनेंगे, जिनमें प्रयाग जी के साथ उनकी भेंट मुलाकातें हैं। एक साथ काम करने के कई अवसर हैं, क्योंकि प्रयाग शुक्ल जी की कविताओं पर आधारित कई चित्र भी सीरज जी ने बनाए हैं। तो दूसरी ओर ऐसे कई शिल्प हैं जो हम प्रयाग शुक्ल जी के घर में देख सकते हैं और वे शिल्प स्वयं सीरज सक्सेना जी के बनाए हुए। तो आज की यह बातचीत बड़ी रोचक होने जा रही है और इस आवाजाही में हम कई ऐसी नई चीजों को जानेंगे जिनको जानकर हमें एक सुख की अनुभूति होगी। जी सीरज जी, स्वागत है। और क्यों नहीं जी बातचीत वहीं से आरंभ की जाए जब आप पहली बार प्रयाग शुक्ल जी से मिल रहे हैं। वह मिलना प्रत्यक्ष जी कब हुआ, इसको भी बतलाएं, और वह मिलना अप्रत्यक्ष रूप से कब से चल रहा था, इसको भी बतलाएं। कब से आप उनको पढ़ रहे थे, कब से आप उनके बारे में विचार कर रहे थे। जी सीरज जी। जी जी नमस्कार अर्पण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे प्रयाग जी के 83वें जन्म दिवस पर चल रही इस श्रृंखला के बारे में कुछ कहने का अवसर दिया है। प्रयाग जी को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये प्रार्थना करता हूं कि वे दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें और सक्रिय रहें। जी, तो जैसा कि आपने पूछा कि कैसे उनसे मुलाकात हुई, तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि सन 98 में 1998 में मैं अपने कुछ चित्रकार मित्रों के साथ भोपाल से दंतेवाड़ा तक एक साइकिल यात्रा पर गया था और उसका उद्देश्य यही था कि हम अपने प्रदेश की लोक कला, आदिवासी अंचल और प्रदेश की भौगोलिक सौंदर्य को देखें, करीब से देखें। और उस वक्त मध्य प्रदेश एक ही राज्य था, छत्तीसगढ़ का गठन नहीं हुआ। तो जब हम छत्तीसगढ़ पहुंचे तो हमारी यात्रा के दौरान हम बच्चों के स्कूल से जाया करते थे और उनसे मिलते और तो वहाँ कई सारे स्कूल्स में जब बच्चों से कहते थे कि कुछ सुनाइए, आप क्या सीखते हैं, तो अमूमन काफी स्कूलों में एक ही कविता कई बार हमने वहाँ सुनी। वो कविता मैंने इतनी बार सुनी कि वो मुझे एक काफी लंबे समय तक कंठस्थ रही और उस कविता का मैं पाठ भी यहाँ करना चाहता हूँ। उस कविता से ही शुरू करना चाहता हूँ। बच्चों की बहुत ही सुंदर कविता है। जी स्वागत।
धमक धमक जाता हाथी, धमक धमक आता हाथी, अपनी सूंड उठाता हाथी, अपनी सूंड गिराता हाथी, जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी, कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी, धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। तो ये कविता मुझे बहुत अच्छी लगी, इसमें रिदम भी थी, एक साउंड था, और बच्चों की को क्यों पसंद थी ये फिर जब कई बार सुना तो मुझे अनुभव हुआ, और ये मैंने जाना कि ये इस कविता में एक साउंड है, रिदम है, हाथी है, प्रकृति है, केले हैं, नदी है या पानी है, एक उपस्थिति है, कुछ अनुपात है बच्चों का और हाथी का। और फिर जब 2000 में मैं दिल्ली आया, तब मुझे यह पता लगा कि यह कविता प्रयाग जी ने लिखी है। तो उनको फिर मैंने अपने वो अनुभव सुनाए, वहां से हमारी फिर एक मित्रता शुरू हुई। हालांकि इसमें उम्र का एक बड़ा फासला है, लेकिन न वो उनकी तरफ से कभी इस तरह का कुछ उम्र को लेकर संकोच रहता है, और न ही उम्र को लेकर मैं अपनी तरफ से कोई कभी उनसे बात करने में झिझकता हूँ। तो एक बहुत ही कंफर्टेबल फ्रेंडशिप है हमारी। तो और फिर कई प्रदर्शनियों में, कविता और साहित्य के आयोजनों में उनसे मिलना जुलना होता रहा। कला था, और वो मेरे अलावा भी कई सारे युवा चित्रकारों की मित्र रही हैं। तो ये प्रयाग जी से पहली मुलाकात का जिक्र है। और फिर मुझे यह बाद में जब उनसे मिला मैं, तब फिर मुझे यहाँ पर कहना चाहूँगा कि प्रयाग जी ने ड्राइंग रेखांकनों के भी कुछ बड़े महत्वपूर्ण प्रदर्शनियाँ आयोजित की हैं, क्यूरेट की हैं। तो उसके कैटलॉग्स भी मैंने पहले देखे थे, लेकिन जब दिल्ली आया तो उस रेखांकन प्रदर्शनी के कैटलॉग को देखकर प्रयाग जी से काफ़ी बातचीत हुई। और फिर 2011 में राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय राजघाट नई दिल्ली में एक शिल्प बनाने का एक काम मुझे सौंपा गया। उसका एक मैं चित्र आपसे यहाँ साझा कर रहा हूँ कि यह वो एक इंस्टॉलेशन है जिसमें चीनी मिट्टी और धातु और दूसरे अन्य माध्यमों में इस शिल्प को हमें रचा था। और इस शिल्प को प्रयाग जी ने कई बार काम करते हुए भी देखा, और कई बार इसकी प्रशंसा भी की अपने कई साहित्यकार दोस्तों से, कलाकार मित्रों से। तो फिर इसका एक ये 2009 में हमने बनाया था, और इसकी इसकी टिप्पणी इस कैटलॉग में प्रयाग जी ने ही लिखी है। तो यहाँ से एक हमारा एक कलात्मक एसोसिएशन भी बना, और उस दौरान मैं अपने साहित्यकार मित्रों, कवि मित्रों के लिए की पुस्तकों के लिए कुछ बुक कवर भी डिजाइन करता था। तो प्रयाग जी ने भी कहा कि आप हमारे भी कुछ कवर्स बनाइए। तो उसमें एक अभी हाल ही में छपी उनकी किताब गठरी है, जिसमें मेरा कपड़े की कती का एक तस्वीर इस बुक कवर पर अंकित की गई। बात ये है कि जब यहाँ
दिल्ली आए तो उस वक्त एक बड़ा महत्वपूर्ण अखबार हिंदी में हुआ करता था, जनसत्ता, जो अभी भी प्रकाशित होता है, और उसके संपादक थे श्री ओम थानवी जी। और उसका एक बड़ा महत्वपूर्ण कॉलम है जो मंडे से सोमवार से शनिवार तक प्रतिदिन वह प्रकाशित होता था, जिसमें अलग अलग साहित्यकार लोग कुछ छोटी छोटी सी टिप्पणियां लिखते थे। तो प्रयाग जी की जब टिप्पणियां मैंने उसकी पढ़ी, उनकी पहले मैंने कुछ कविताएं पढ़ी थी, उनके एक दो उपन्यास भी पढ़े थे, और उनकी कला समीक्षाएं भी कई कैटलॉग्स में मैंने पढ़ी थी। लेकिन जब वो दुनिया मेरे आगे कॉलम में प्रयाग जी को पढ़ना शुरू किया, तो उससे मुझे उनकी और दृष्टि के बारे में नज़दीक से जानने का मौका मिला कि वो कैसे वो अपनी सुबह की सैर को देखते हैं, और उस सैर के दौरान फूलों की बात करते हैं, वहाँ उस सैर के दौरान मिलने वाले कुछ जो गार्ड हैं उनकी बात करते हैं, कुछ पक्षियों की बात करते हैं, रंग की बात करते हैं, फूलों की बात करते हैं, और यात्राओं के दौरान होने वाले छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण अनुभवों के बारे में भी वे बात करते हैं। तो मुझे वहाँ से एक चीज़ ये समझ में आई कि अ, हम अपनी यात्राओं के दौरान या किसी एक विशेष अनुभव के दौरान कई सारे अनुभवों से गुजरते हैं, और हमें जो विशिष्ट और जो महत्वपूर्ण लगता है वो हमें हमारी स्मृति में वो ठहर जाता है। लेकिन प्रयाग जी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ों को भी अपने लेखों में स्थान देते थे, इसलिए कि वे भी महत्वपूर्ण है। एक छोटी तितली हो, या बच्चे हों, या कोई फल हो, या कोई मार्ग हो, तो उनके इस कॉलम को पढ़ते हुए मुझे भी एक तरह की प्रेरणा मिली, और मैंने भी ओम जी को एक चिट्ठी लिखी कि ये बहुत सुंदर कॉलम है, और इसमें बहुत ही रोचक सामग्री होती है, और अमूमन हिंदी के अखबारों में उस तरह की के लेख या सामग्री प्रकाशित नहीं होती, क्योंकि वो अधिकतर अखबारों में समाचार या विज्ञापन या इस तरह की चीजें होती थी। लेकिन ये पूर्णतः एक साहित्य का एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण और काफी सालों तक चलने वाला एक कॉलम रहा है। तो मैं ओम जी को भी धन्यवाद देता हूँ, प्रयाग जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि वो इस कॉलम के दौरान मेरे जैसे कई पाठक ये महत्वपूर्ण लेख पढ़ पाए। और तो जब चिट्ठी लिखी तो ओम जी का जवाब आया कि आप भी लिखिए, आपकी चिट्ठी बड़ी सुंदर है, आप भी बहुत अच्छा लिख सकते हैं, आपका बहुत सुंदर गद्य है। तो मैंने भी फिर कोशिश की कि कुछ लिखूं, और फिर लिखने का सिलसिला फिर वहीं से शुरू हुआ। तो प्रयाग जी का भी मैं उनकी इस प्रेरणा से मैं उसमें लिख पाया, और लिखने की एक आदत मुकम्मल रही। उन लेखों की एक किताब आकाश एक ताल है के नाम से वाग्देवी प्रकाशन ने प्रकाशित की थी, जिसका कि लोकार्पण समारोह आईआईसी नई दिल्ली में सन 2018 में हुआ था, और उसमें प्रयाग जी विशिष्ट अतिथि के रूप में आए थे, और उन्होंने बहुत सुंदर उस किताब के बारे में टिप्पणी भी की थी। तो प्रयाग जी के साथ में मेरा एक रचनात्मक जुड़ाव रहा है, क्योंकि मेरा माध्यम दृश्य कला है, तो चाक्षुष बिंदुओं से कुछ कुछ करने की कोशिश मैं करता हूँ, और कविता मुझे भी बहुत पसंद है। उनकी कविताओं को मैंने अपने कुछ सिरेमिक शिल्पों में भी अंकित किया है।
हाल ही में एक ये किताब है, साइकिल कविताएं, ये उसका कवर है। ये किताब जल्दी ही राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित होने वाली है। तो इस साइकिल का भी एक बड़ा मजेदार किस्सा है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अ, अभी कोविड के दौरान हम लोग सभी अपने अपने घरों में या जहाँ भी थे वहीं रहे। आने जाने की यात्राओं की मनाही थी और एक असमंजस और अनिश्चित काल में हम लोग काल से हम लोग गुजरे हैं। लेकिन जब थोड़ा-थोड़ा सा ये खुलना शुरू हुआ, तो चूँकि मैं साइकिल चलाता हूँ, साइकिल से मुझे काफ़ी प्रेम है और वो मेरा प्रिय वाहन है। तो एक बार साइकिल से उनके घर सुबह पहुँच गए, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि तुम इतनी दूर साइकिल से आ गए और सुबह-सुबह उनको हमने उठाया और फिर उनके सोसाइटी के लॉन में बैठकर हम लोगों ने बात की। फिर वो थर्मस में चाय लेकर आए थे, प्रयाग जी कुछ छोटे के कुछ बिस्किट्स थे और बहुत अच्छा हमने वहाँ समय गुजारा। तो उनको फिर मैंने वहाँ आग्रह किया कि प्रयाग जी आप बच्चों के लिए साइकिल पर कुछ कविताएँ लिखें और मैं कुछ ड्राइंग बनाता हूँ। तो ये मैंने कहा और फिर अगले 3 दिनों में ही उन्होंने मुझे साइकिल पर 10 कविताएँ व्हाट्सएप के थ्रू लिख कर भेज दी। तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि उनको मैंने कहा और उन्होंने तुरंत ही लेकर भेज दिया और फिर मैं भी अपने काम में कुछ मशगूल था। जी, 2 महीने लगे उस उन 10 कविताओं पर अपने कुछ रेखांकन, कुछ वाटर कलर्स बनाने में। तो उनकी तत्परता और उनकी गंभीरता अ, ने एक बार फिर मुझे प्रभावित किया था। इस किताब में जो कुछ ड्राइंग्स प्रकाशित होने वाले हैं, उनकी कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि एक नाव है, बादल है और हवा में साइकिल है और यह भी एक साइकिल है। और ये इस पर अभी एक इसकी डमी प्रूफ है, तो ये इस तरह से इसमें कविताएं भी प्रकाशित होंगी। तो इसमें से एक कविता भी आपको सुनाता हूँ, इसका शीर्षक है इसके सपने। जब हम सोते यह सो जाती, खड़ी खड़ी ही यह सो जाती, सपनों में मानो खो जाती, कैसे होंगे इसके सपने, कहीं दूर तक हो आने के, पुलिया पर बैठे गाने के, छाया में फिर किसी पेड़ की थोड़ा सा सुस्ताने। तो इस तरह के 10 साइकिल पर कविताएं हैं या ड्राइंग्स देख सकते हैं। कलरफुल बहुत सुंदर सी ये किताब अ, बनेगी। और इसी संग्रह में से जो कि प्रकाशित होने वाला है, एक और सुंदर सी कविता आपको सुनाता हूँ। प्रयाग जी ने लिखी है, धुआं न पैदा करती, कविता का शीर्षक। शोर नहीं फैलाती, धुआं न पैदा करती, यह तो अपनी साफ साइकिल चम 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 करती। हम इसको नहलाते, इसको धोया पोंछा करते, इसको लेकर खुली सड़क पे नई मंगे भरते। तो बच्चों के लिए कविताएं लिखना, मुझे लगता है इसमें भी एक तरह की दुर्लभ
दक्षता प्रयाग जी के पास है, और उसमें उनकी जो रुचि और उनकी वृहद दृष्टि है, जिसमें कि प्रकृति के लगभग सारे ही अंग शामिल होते रहते हैं, जैसे आकाश, नदी, पहाड़, पेड़, पक्षी, परिंदे, कुछ दूसरे जीव जंतु, फूल, उनके रंग, तितलियां, कुछ कपड़े, कुछ व्यंजनों की को लेकर भी बहुत अच्छी कविताएं प्रयाग जी ने दी हैं। और मेरी एक और उनकी लिखी हुई बाल कविता है, जो कि मेरी पसंदीदा कविता है, जो कि हमने इस किताब में ऊंट चला भाई ऊंट चला में लिखी है। तो ये रेखांकन भी हमने पेपर कट करके तैयार किए हैं, इसमें कुछ दृश्य हैं। ऊंट चला भाई ऊंट चला का भी आपको जो अभी दिखाया था, उसका भी आपको दिखाता हूँ कि ये ऊंट किस तरह से इस किताब में अंकित किया गया। तो ये कविता है मेरी पेंसिल। मेरी पेंसिल दिखला सकती देखो कितने बड़े कमाल। मेरी पेंसिल दिखला सकती देखो कितने बड़े कमाल। लिख सकती है सुंदर अक्षर, हल कर सकती थी सब। पत्ते फूल बना सकती है, पौधे गमले चिड़िया शेर। पत्ते फूल बना सकती है, पौधे गमले चिड़िया शेर। रेखा खींच कड़े रेखा खींच खड़े कर सकती घर आंगन लगती क्या देर। तो ये एक तरह की रेखांकन की परिभाषा को भी व्यक्त करने वाली एक कविता है कि अगर आपके पास पेंसिल है और एक कागज है, तो आपके पास में जो आप चाहें वो चीज संभव है। आप किसी अपनी मनचाही चीज का ड्राइंग बनाएं और वो आपके पास आपके संसार में शामिल हो जाती है। और पेंसिल के महत्व को भी दिखाती है कि हम हर तरह के सवाल को हल कर सकते हैं, इससे जीवन में आने वाली हर कठिनाई का हम अच्छे से सामना कर सकते हैं, घर आंगन खड़े कर सकते हैं। मतलब कि जो आर्किटेक्चर में भी पेंसिल का जो इस्तेमाल होता है हमारे स्थापत्य में, वो भी इस कविता के माध्यम से हमें महसूस होता है। तो रेखांकनों के प्रति भी प्रयाग जी का एक विशेष प्रेम और लगाव रहा है। उन्होंने एक ब्लॉग बनाया था राम कुमार जी के 61 से 63 के बीच की गई ड्राइंग्स का। वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये एक पोथी की तरह एक कैटलॉग है, और जिसमें प्रयाग जी का एक सुंदर सा लेख भी है, और ये राम कुमार जी के ड्राइंग्स हैं। तो ये भी रेखांकन है, और इसका बहुत ही सुंदर संयोजन इस कैटलॉग में हुआ है। और ये प्रदर्शनी भी मैंने देखी थी यहाँ दिल्ली में एक गैलरी में हुई थी। और अभी 3-4 दिन पहले ही प्रयाग जी से मुलाकात भी हुई थी, उनके साथ बहुत अच्छा समय बीता। और प्रयाग जी के उनकी एक बड़ी निश्चल छवि ही सभी को खासकर युवा कलाकारों, युवा कवियों को उनका व्यक्तित्व बहुत आकर्षित करता है। और वे युवाओं से भी बड़ी सकारात्मक ऊर्जा से मिलते हैं, बहुत ही मन से मिलते हैं। और उनके जितने युवा मित्र हैं, मुझे नहीं लगता कि उनके उम्र के
और जो लेखक कला समीक्षक या कवि होंगे शायद उनके हों। तो प्रयाग जी कलकत्ता से लेकर आसाम से लेकर भोपाल हो गया, दिल्ली तो है ही, आगरा और छोटी और बड़ी सभी जगहों में उनके युवा मित्र आपको मिलेंगे। तो वो एक तरह से काफी युवाओं में प्रसिद्ध लेखक हैं। और उन युवाओं में लेखक भी हैं, कहानीकार भी हैं, कवि भी हैं, चित्रकार भी हैं, कला शिक्षक भी हैं और कला समीक्षक भी हैं। अब धीरे धीरे मैंने कुछ कविताएं भी लिखना शुरू की और प्रयाग जी को भी बारे में जब पता लगा तो उन्होंने मुझे जब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र दिल्ली में धूनीमल आर्ट गैलरी द्वारा आयोजित श्री नागदेव जी का रेट्रोस्पेक्टिव शो आयोजित हुआ, तो उसमें एक कविता आयोजन भी प्रयाग जी ने रखा और इसमें मंगलेश जी, विनोद कुमार, सविता जी और लीलाधर मंडलोई जी, ये सब लोग बड़े कवि लोग थे वहाँ और उन्होंने मुझे भी उसमें उसमें पूनम अरोड़ा भी थी, युवा कवित्री। तो उन्होंने मुझे भी कहा। तो पहले तो मैंने उनको संकोच किया है कि मैंने कुछ ही गिनती की कविताएं लिखी हैं और उसमें से भी अगर आप तो मैंने कहा कि मुझसे बेहतर भी कुछ कवि हैं, उनको आप बनाएं तो बेहतर है, लेकिन वे नहीं माने और उनका आग्रह में ठुकरा नहीं पाया। तो पहला मेरा पब्लिक कविता पाठ प्रयाग जी द्वारा ही आमंत्रित मुझे किया था उन्होंने। और दूसरी बार भी धूनी आर्ट गैलरी कनॉट प्लेस नई दिल्ली में जब उनका शो हुआ एकल प्रदर्शनी प्रयाग जी की, तब भी उन्होंने एक कविता आयोजन किया था, उसमें भी मुझे कविता पाठ के लिए बुलाया था। अब उनके जो प्रयाग जी ने चित्रों की शुरुआत रेखांकन से की और मुझे याद है 7-8 बरस पहले जब मैं उनके नोएडा के घर में गया था, तब कुछ किताबों के बीच में एक छोटा सा एक रेखांकन मैंने देखा जिसमें एक बहुत ही सुंदर सा पेड़ बना हुआ। मैंने कहा प्रयाग जी ये बड़ा अच्छा है और प्रयाग जी ने कहा ये मैंने ही बनाया है। तो वो रेखांकन मुझे बहुत पसंद आया और फिर उन्होंने बहुत सारे रेखांकन दिखाए और फिर जब उन्होंने चित्र बनाना शुरू किए तब भी एक या दो बार मुझे अपने चित्रों को देखने के लिए बुलाया था उन्होंने। और उनकी चित्र बनाने की जो कंटिन्यूटी उसको देखकर मैं बड़ा हतप्रभ हुआ। शुरू में मैंने जरूर ये सोचा था कि ये नया शौक है प्रयाग जी का, थोड़े समय बाद शायद वो कुछ और करने लगे, लेकिन उन्होंने इसको झुठलाया और वो लगातार एक युवा चित्रकार के की तरह ऊर्जा में लिप्त चित्र बनाते रहे और अब उनकी एक एकल प्रदर्शनी हो चुकी है और कुछ समूह प्रदर्शनियों में भी प्रयाग जी के चित्रों को शामिल किया जाए। तो प्रयाग जी का रंगों और रेखाओं से जो कागज पर या कैनवस पर जो खेल है वो भी मुझे बड़ा रोचक और प्रेरणादायी लगता है। एक तो वो इतने इस उम्र में आकर भी वो ये इतने सक्रिय बने रह पाते हैं, यह बात निश्चित ही नोटिस करने योग्य है। और
प्रयाग जी के बारे में काफी सारी चीजें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। अगर 95 96 के दौरान भी उनकी कविताओं को हम लोगों ने अ, काफी पढ़ा, और उनकी स्वामी जी के साथ दोस्ती के किस्से भी बहुत गंभीरता से मैंने उनसे और अपने दूसरे मित्रों से भी सुने हैं। तो उनमें फिर वो बताते हैं कि कैसे वो स्वामी जी के साथ छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचलों में गए और वहाँ जनगण सिंह श्याम का हुआ कला, आदिवासी कला में, और भी दूसरे अनुभव से रिलेटेड कुछ चीजें, जंगल से रिलेटेड कुछ चीजें, स्वामी जी के जीत के बारे में भी वे काफी बताते थे कि वो अचानक ही शाम को तय करके और रात को लंबी यात्रा पर निकल पड़ते। तो उनका जो सरोकार और संबंध कला और अनेक कलाकारों से बहुत ही निकटता का रहा है। उसमें एम.एफ. हुसैन साहब भी शामिल हैं, उसमें स्वर्गीय अंबादास जी भी शामिल हैं, शशिधर नागरी जी भी शामिल हैं, और रजा साहब शामिल हैं। कई दिल्ली के सारे, लगभग सभी आर्टिस्टों को, सारे वरिष्ठ आर्टिस्टों को प्रयाग जी निकटता से जानते हैं। और प्रयाग जी का एक बहुत ही लंबा सरोकार भारतीय समकालीन कला और कलाकारों से रहा है, और आज भी वे बहुत युवा कलाकारों के काम उत्सुकता से देखते हैं और उनके बारे में बात भी करते हैं। मेरे तो बड़े शुभ प्रशंसक हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि वे कई वरिष्ठ मित्रों, साहित्यकारों, कवियों और गैलरी वालों से मेरे काम के बारे में बात करते हैं। तो मैं त्याग जी को यही शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि वे इसी तरह सक्रिय रहें और हम युवाओं के साथ अपनी निकटता और स्नेह यूं ही बनाए रखें। जी अर्पण जी। जी, बहुत सुखद बातचीत सीरज जी। और मित्रों, जिस तरह से सीरज जी ने क्रमवार अपनी बातें रखी और जिस आत्मीयता के साथ प्रयाग जी को याद किया, सचमुच यह सब सुनते हुए बड़ा अच्छा लगा। और दो सर्जक मन किस तरह से जोड़ते चले गए। स्वयं सीरज जी ने यह भी स्वीकारा कि प्रयाग शुक्ल जी जब दुनिया इन दिनों स्तंभ में अपनी टिप्पणियां लिखा करते थे तो वे कैसे उन्हें पसंद करते थे, और लिखने की प्रेरणा भी उन्हें वहां से मिली। तो यह मुझे लगता है किसी लेखक का एक बड़ा पक्ष है कि वह दूसरे सर्जक को यूं कुछ लिखने के लिए या दूसरे कला माध्यमों में अग्रसर करने के लिए उकसाए। प्रयाग जी ने यह काम सीरज जी के साथ किया, प्रयाग जी ने यह काम कई औरों के साथ भी किया। आज चर्चा हो रही थी सीरज जी प्रयाग जी से आपको लेकर, तो वे कह रहे थे कि कई बार जो है जी चाय किसी कप में ज्यादा डल जाती है तो दिक्कत होती है। ज्यादा मात्रा में चाय ऐसे भी नहीं पीनी चाहिए। तो इसको देखते हुए कुछ ऐसे प्यारे कप प्लेट हमें सीरज जी की ओर से मिले कि अमूमन हम उसी में पीते हैं। तो यह जो एक शिल्प का प्रसंग है, या जो उनके यहाँ गमले हैं उनका जिस तरह से आपने जिस सुरुचि के साथ निर्माण किया, उसमें कविताओं की पंक्तियों को रखा, तो यह भी अपने आप में आप दोनों
को लेकर एक बड़ा एक आत्मीय सा एक संबंध विकसित होता है, और जब ऐसे प्रसंग सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो बतौर शिल्पकार आपने कई बातें कही ही, गांधी जी। पर भी बात हुई, तो और कोई ऐसी बात याद आ रही हो जो आप कहना चाहें, चित्रकार के रूप में या शिल्पकार के रूप में आपके किसी और शिल्प को लेकर उन्होंने कोई ऐसी बात कही हो? जी। या आपकी कविताओं पर भी बात खैर हुई ही। अर्पण जी, हाल ही में लगभग कुछ कुछ महीने पहले ही जब मैं उनके घर गया तो प्रयाग जी को फूलों और पौधों से भी बड़ा एक अलग विशिष्ट स्नेह है। तो मैं जब गया तो मैंने उनसे कहा कि प्रयाग जी, मैं आपके छोटे पौधों के लिए कुछ पात्र डिजाइन करता हूँ जिसमें आप अपने पौधे, और मुझे आप अपनी कुछ चुनिंदा कविता पंक्तियां भी दीजिए ताकि मैं इन पात्रों पर अंकित करूं। तो वह काम भी, हालांकि हम दोनों के बीच का काम, कभी इसको क्लिक नहीं किया। जी ने वो कुछ पात्र अपने कुछ मित्रों को भी भेंट किए हैं, लेकिन वो भी एक बहुत ही निजी और बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मेरे लिए रहा है। तो उन पात्र पर, मिट्टी पर उनकी कविता की कोई पंक्ति को उकेरना, लिखना, और एक अलग तकनीकी रूप से उसको रंग, मतलब ग्लेज के साथ उसका फिर वो पता है, और तो वो भी एक अनुभव रहा है। तो कविता के साथ भी अगर हम किसी पात्र में या रेखांकन में किसी कविता पंक्ति का जब इस्तेमाल करते हैं, तो उस कविता पंक्ति, उस कविता शब्द और भाषा, इन सब से एक अलग और विशिष्ट और काफी घनत्व वाला एक संबंध बनता है। तो ये छोटे छोटे अवसर भी प्रयाग जी से मैं लेता रहता हूँ, और वो भी मुझ पर काफी भरोसा रखते हैं कि मैं उनके उनकी कविताओं को, उनके शब्दों को अच्छे से ही बरतूंगा। तो ये उनका एक विश्वास, ये भी एक जिम्मेदारी की तरह मुझे लगता है, और मैं अपना हर बार अपना बेस्ट करने की कोशिश करता हूँ, और प्रयोग करने में मुझे हमेशा अच्छा लगता है। कभी भी मैं विचलित नहीं होता हूँ किसी भी तरह के नए कलात्मक प्रयोग करने में, नए कला माध्यमों को अपनाने में, या नए कला माध्यम में अपनी कृतियों को रचने में मुझे हमेशा ही सहजता महसूस होती है। जी अर्पण। जी, एक चीज मुझे और याद आ रही है, एक बात, कि आप स्वयं एक बड़े साइकिलिस्ट हैं, जुनून की हद तक आप उसको एंजॉय करते हैं। कई जगहों पर साइकिल के साथ आपने भ्रमण किया है, और उसकी चर्चा भी आपने की ही कि कैसे आप एक सुबह वहां पहुंच जाते हैं। आपको स्वयं मतलब यात्राएं करना पसंद है। प्रयाग शुक्ल जी ने भी कई बेहतरीन यात्रा वृतांत लिखे हैं, उनकी इस विधा में कई ऐसी पुस्तकें हैं। तो कुछ ऐसी यात्राएं आप दोनों जी की जी। साथ की हों तो उनसे जुड़ी कुछ स्मृतियों को भी, उस घटनाओं को साझा करें। जी सीरज जी। देखिए, मुझे हमारी दोनों की साथ में यात्राएं तो बहुत छोटी हुई हैं या लगभग नहीं हुई, लेकिन एक चीज दोनों में समान है कि वे भी और मैं भी, अ, का कोई भी अवसर छोड़ते नहीं। अर्थात यात्राएं करना उन्हें भी बहुत पसंद है, देश में हो या विदेश में हो, और यात्राएं करना मुझे भी बहुत पसंद है। तो मुझे लगता है कि यात्राएं भी एक तरह का एक खेल की तरह होती है, या एक मैजिक की तरह, जादू की तरह होती है, कि हम किसी एक नई, भले देश में हो या विदेश में हो,
हम एक नए परिवेश में, नए समाज में, नई भाषा, नए संस्कार, नई संस्कृति, नए लोग के बीच जब हम नॉर्थ से ईस्ट या वेस्ट या साउथ की तरफ जाते हैं या विदेश जाते हैं, तो वहाँ की छोटी-छोटी चीज़ों को भी प्रयाग जी जिस तरह से नोटिस करते हैं, भले किसी रेस्टोरेंट का ज़िक्र हो, या किसी सड़क का ज़िक्र हो, या किसी पोस्ट ऑफिस का ज़िक्र हो, किसी सुपरमार्केट का ज़िक्र हो, या किसी लेखक या कलाकार के घर का ज़िक्र हो, या किसी शिल्प का ज़िक्र हो, किसी संग्रहालय का ज़िक्र हो, तो वो एक कलाकार की तरह यात्रा में रहते हैं। तो उनका एक कलाकार का मन है जो लिखता है। मुझे कभी-कभी ऐसा भी लगता है। उनका एक कवि का मन है जो कलाकार है, वो भी कह सकते हैं, लेकिन एक कलाकार का मन है, अगर उनके लेखों को या उनके यात्रा वृत्तांतों को हम उनका विश्लेषण करें या उनकी शोध करें, तो उसमें हमें बहुत सारे चाक्षुष अनुभव, बहुत सारे उसमें विजुअल एलिमेंट्स हमें नजर आते हैं। पूरा एक भूत दृश्यांकन उनके या परिवेश को वो अपने अपने वाक्यों के थ्रू बुनते हैं। वो जो विजुअल भाषा के थ्रू गढ़ने का खेल है, वो मुझे लगता है कि प्रयाग जी बड़े रस के साथ करते हैं। तभी उनके यात्राओं के कुछ दिन जब कविताओं में आते हैं या उनके गद्य में आते हैं या यात्रा वृत्तांत में आते हैं, तभी वह रस पढ़ते हुए पाठकों को भी रसीला लगता है। तो यात्रा भी एक तरह का खेल है, और इस खेल को खेलने में प्रयाग जी बड़े माहिर हैं। और मुझे यह लगता है कि अगर अधिक दिनों तक, कुछ सप्ताहों तक कोई यात्रा छोटी या बड़ी न हुई हो, तो शायद वे विचलित भी होते हों कि अब कहीं घूमा जाए या कहीं बाहर चला जाए। तो यात्राएं जो हैं वो कलाकार, कवि, लेखक के लिए मुझे लगता है बहुत अनिवार्य है, बहुत महत्वपूर्ण लेकिन अनिवार्य है। उससे एक तरह की मोनोटोनी ब्रेक होती है, साथ ही नई चीज़ों को भी अ, हम अपने भूगोल में शामिल कर पाते हैं। जी अर्पण। बहुत ही अच्छी बातचीत रही, और यही उद्देश्य भी है मित्रों कि हम किसी एकाग्र के बहाने, मेरी आवाज आ रही है जी, जी और यही जी बिल्कुल आ उद्देश्य रही भी है मित्रों कि हम किसी बिल्कुल आ रही एकाग्र के बहाने आपस की जो ये यात्राएं हैं, आपस के संबंधों की, एक दूसरे को बनाते और स्वयं बनते चले जाने की, इन पर भी चर्चा हो, और कहीं ना कहीं कोई ऐसा पुल बने जिसमें ये सारी बातें एक जगह आ जाएं। हमारी ओर से, जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से, ऐसे एकाग्रों के माध्यम से यही कोशिश की जा रही है। बहुत ही अच्छा लगा सीरज जी, आपने बड़े ही सहज और इत्मीनान भाव से अपनी बात रखी। बड़ा ही मतलब एक सरल मन, कोमल मन आपका, प्रयाग जी का, और जिस तरह से आप हर रोज टाल रहे थे, टाल तो नहीं, टालना तो खैर कहना गलत होगा, क्योंकि आप व्यस्त भी रहे, और आज अचानक हम लोगों ने इस समय का एक तरह से सदुपयोग कर लिया, तो अच्छा ही हुआ। और कई बार कुछ जी औचक अर्पण जी, हालांकि प्रस्तुतियां, मेरे बड़े प्रिय मित्र हैं, हाँ लेकिन ये श्रेय आपको ही जाता है कि आपने ये संभव कर लिया। पूरा श्रेय आपको जाता है। नहीं, नहीं, मैं तो बस एक माध्यम हूं और कुछ नहीं। लेकिन अच्छा लगा कि कई बार हम इस तरह से अचानक आ जाएं, और बगैर खास तैयारी के जी जिस जी तरह जी से आपने कई ऐसी जी मूल्यवान बातें हमसे साझा की, सचमुच अच्छा लगा।
और एक कविता के साथ आज के इस संवाद को विराम देते हैं। प्रयाग शुक्ल जी की एक कविता है, स्त्रियां लाती थीं मीलों दूर से भरकर घड़े। तो आप स्वयं दूर दराज के वाह। इलाकों के साथ जुड़े हुए हैं, उनको लेकर अपने, उनको जी केंद्र में रखकर अपने काम करते आए हैं। आपकी कलाओं में वह सब प्रतिबिंबन है। जी। तो इसलिए भी और ऐसे भी एक बेहद अच्छी और प्यारी कविता। स्त्रियां लाती थीं मीलों दूर से भरकर घड़े। सुनाता हूं। खड़े थे, खड़े थे जी। कई बच्चे, खड़े थे कई बच्चे तीतर बितर। नहीं था पानी, नहीं था पानी, बिजली नहीं थी, कीचड़ था, आंधी चलती थी, बूंदें गिरती थी। आंधी चलती थी, बूंदें गिरती थी, रोती थी कविता की दुनिया में रात की नदियां। कवि की कल्पना और कवि का कहन देखिए, रोती थी कविता की दुनिया में रात की नदियां। घोंसले बनते थे, उजड़ते थे, स्त्रियां लाती थी मीलों दूर से भरकर घड़े। बच्चियां मांजती थीं सुबह से रात तक बर्तन दूसरों के। आती जाती थी ट्रेनें, नीम और पीपल थे, कहानियां थी उनकी हजारों हजार। नीम और पीपल थे, कहानियां थी उनकी हजारों हजार। कोहराम थे, खोए जाते थे माता पिता। कोहराम थे, खोए जाते थे माता पिता। बैठे थे गुमशुदा बच्चे चुपचाप। तो कितने सारे बिंबों को एक जगह लाकर प्रयाग शुक्ल अपने इस कविता में रख देते हैं। और आपने भी स्वयं विभिन्न चाक्षुष बिंबों की ओर हमारा इशारा किया, जो उनकी कविताओं में, जो उनके लेखन में दर्ज है। तो मित्रों, इस तरह से आज की यह कड़ी हम यहीं पर समाप्त करते जी। हैं। और स्वयं एक चित्रकार, एक शिल्पकार, एक लेखक को सुनने का एक अलग मजा आया। अर्पण एक जी, एक बहुविधा बार में लेखक। जी हाँ, कहें सीरज जी, कहें। सीरज जी, आवाज आ रही है? मित्रों, कुछ तकनीकी कारणों से अभी हम सीरज जी को नहीं सुन पा रहे हैं। बहरहाल एक अच्छी बात। जी हाँ, बोले। जन सुलभ आपकी आवाज कट रही पुस्तकालय का तरह से एक नियमित दर्शक और श्रोता हूँ। नहीं, सचमुच और अच्छा इसमें लगा। जी, मैंने रमेश चंद्र शाह के ऊपर जो श्रृंखला की वो सुनी, वाजपेयी जी को सुना। वाह। जी जी, नहीं, अच्छा लगा। और कई बार सीरज जी आपसे हम संपर्क करते रहे। अंततः इस कड़ी के लिए हमने आपको जी मना लिया। तो हमें भी आनंद आया। और तमाम मित्रगण जुड़े हुए हैं, तमाम सर्जक जी लोग अभी उपस्थित हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। सभी आनंदित हुए और एक अच्छी और एक सार्थक कड़ी आज इस तरह से पूरी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया सीरज सक्सेना जी, यहाँ उपस्थित होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और तमाम मित्रों का हार्दिक आभार जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जिनकी टिप्पणियां हमें मिल रही हैं। कल एक नई कड़ी में पुनः मिलते हैं। प्रयाग शुक्ल जी पर यह एकाग्र जारी है।
धन्यवाद।